हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है CR सर्किट्स या कई बार इसको RC सर्किट भी कहते हैं। RC सर्किट को समझने के लिए पहले हम लोग सिर्फ एक कैपेसिटर को यहाँ सर्किट में जोड़ते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर है। दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद अ बैटरी एंड अ की। जैसे ही हम की को प्रेस करते हैं, as soon as we press the key, वैसे ही ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। यानी कि विद इन नो टाइम कैपेसिटर गेट चार्ज्ड as soon as we press this key। यानी कि अगर हमारे पास जो अप्लाइड बैटरी है उसका पोटेंशियल V है, तो विद इन नो टाइम इस कैपेसिटर का पोटेंशियल भी V हो जाएगा। यानी कि इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की वैल्यू C इंटू V हो जाएगी। Now if I plot a graph between charge on the capacitor and the time taken to get that charge, we will get a flat line, horizontal line parallel to time axis। ऐसा क्यों कि once capacitor get charged, उसके बाद चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। उसके बाद फर्दर कैपेसिटर के ऊपर प्रेजेंट चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। और कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है उसको ज़ीरो से अपनी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि CV वैल्यू तक जाने में ना के बराबर टाइम लगेगा। क्लियर? ये वो सर्किट है जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर को कंसिडर किया है। अब अगर कैपेसिटर की जगह हमारे पास कैपेसिटर प्लस एक रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हो, मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड वी हैव अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये कैपेसिटर इमीडिएटली चार्ज नहीं हो पाएगा, इट नीड सम टाइम। हालांकि अभी भी ये जो टाइम है ये मिली सेकेंड्स में ही रहेगा, बट इट विल टेक सम टाइम टू गेट चार्ज बिकॉज रेजिस्टेंस जो है वो करंट के फ्लो को अपोज करेगी। सर्किट में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो हम यहाँ पे एक सर्किट बना रहे हैं जिसमें हमने एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, एक रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R एंड अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल V ली है। ओके, हम देखना चाहते हैं कि इस कैपेसिटर के ऊपर कितने टाइम पे कितना चार्ज होता है। मीन्स वी वांट टू फाइंड आउट चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर? अगर हमने यहाँ पर वोल्टेज या जो बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो अप्लाई की है वो V है, तो कैपेसिटर के पास हर टाइम ये वैल्यू V नहीं होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर टाइम ये वैल्यू V नहीं होगी। देखो, सर्किट में करंट पास करना शुरू करेगा। करंट विल पास लाइक दिस। करंट सपोज यहाँ पे किसी टाइम पे, लेट एट एनी टाइम करंट इन द सर्किट इज I। करंट I है, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज Q है। एट एनी टाइम, इट इज़ नॉट फाइनल चार्ज। चार्ज at any time t, charge at any time t on capacitor is Q। ठीक है, तो इसका मतलब इस कैपेसिटर के पास पोटेंशियल कितना होगा। देयरफॉर पोटेंशियल across two plates of capacitor at that time यानी कि at time t will be given by Q by C। मेरी बात समझ रहे हो? देखो बेटा, बात को ध्यान से समझो। जब हम लोग कैपेसिटर को चार्ज कर रहे होंगे उस केस में कैपेसिटर के पास जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो थोड़ा कम होगा जब चार्जिंग हो रही है। वंस इट गेट चार्ज, इसके पास पोटेंशियल उतना ही होगा जितना कि इस बैटरी का पोटेंशियल है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये कब की बात है? व्हेन कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज्ड। ऐसा क्यों है? क्योंकि कैपेसिटर के ऊपर अभी पूरा चार्ज आया ही नहीं, अभी चार्ज की वैल्यू कम है। जब चार्ज की वैल्यू कम है तो पोटेंशियल कितना आएगा? Q by C। जब चार्ज पूरा आ जाएगा, कैपेसिटर गेट फुली चार्ज्ड, तब पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। ओके, किसी टाइम पे चार्ज Q है और पोटेंशियल की वैल्यू Q by C है।
अब मैं बात करता हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करोगे। आपको ये दो कंडीशन समझ आनी चाहिए, जब टाइम ज़ीरो होता है और जब टाइम इनफाइनाइट होता है तब इस सर्किट की क्या कंडीशंस होती हैं। व्हेन टाइम इज़ ज़ीरो कैपेसिटर विल ऑफर नो रेजिस्टेंस। उस केस में सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, मैं ये लिखूंगा चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज जीरो। जब टाइम ज़ीरो है तो कैपेसिटर चार्ज हुआ ही नहीं है। अगर कैपेसिटर चार्ज ही नहीं हुआ है तो उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू ज़ीरो है। अगर चार्ज की वैल्यू ज़ीरो है तो इसका मतलब कैपेसिटर के पास पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू भी ज़ीरो है। नो चार्ज ऑन कैपेसिटर, अगर चार्ज ज़ीरो है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी ज़ीरो है। ओके, तो सारा पोटेंशियल ड्रॉप किसके पास है? सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप किसके पास जाएगा? रेजिस्टेंस के पास जाएगा। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मेरे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप है, अप्लाइड बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप है, वो दो हिस्सों में बंटेगा, या कैपेसिटर के पास जाएगा या रेजिस्टेंस के पास जाएगा। अब शुरू में जब टाइम की वैल्यू ज़ीरो थी, कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज था नहीं, इसलिए कैपेसिटर के पास पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू ज़ीरो होगी। अगर Vc की वैल्यू ज़ीरो है तो बड़ा क्लियर है कि इस केस में क्या होने वाला है, Vc ज़ीरो है तो V की वैल्यू किसके इक्वल होने वाली है? VR। मीन्स सारे का सारा पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस R के पास आएगा। इसका मतलब इस टाइम सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा? V/R। This is the amount of current that will flow in the circuit when time is zero। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे न्यूमेरिकल, सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इसी के बेस पे होंगे। ये डन है बेटा। अगला पॉइंट है जब टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, when time is infinity, very very long time, उस केस में क्या होगा? कैपेसिटर विल गेट फुली चार्ज्ड। कैपेसिटर ने फर्दर चार्ज नहीं होना, कैपेसिटर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज आ चुका है। अब कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ ही नहीं रहा तो इसका मतलब सर्किट में करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। देयर विल बी नो करंट थ्रू दिस कैपेसिटर। अगर करंट पास करेगा तो नेचुरली कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा या डिस्चार्ज हो रहा होगा। डिस्चार्ज का या सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कैपेसिटर चार्ज होना था, बट कैपेसिटर चार्ज हो ही नहीं सकता क्योंकि वो पहले से ही फुली चार्ज्ड है। तो करंट की वैल्यू ज़ीरो हो गई है। अगर करंट की वैल्यू ज़ीरो हो गई है, इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R इज ज़ीरो। इस रेजिस्टेंस के पास कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो सारे का सारा पोटेंशियल ड्रॉप किसके पास आ जाएगा? कैपेसिटर के पास। यानी कि जितना भी बैटरी का पोटेंशियल है वो सारे का सारा पोटेंशियल कैपेसिटर के पास आ जाएगा। आपको याद कैसे रखना है? आपको ऐसे याद रखना है कि टाइम ज़ीरो पे सारे का सारा पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस के पास, टाइम इन्फिनिटी पे सारे का सारा पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर के पास। बेटा हम लोग सीआर सर्किट को फुल डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, बट आपको बता दूं ये टॉपिक एज सच आपके बोर्ड का हिस्सा नहीं है। सीबीएसई में ये नहीं पूछा जाएगा, कोई और बोर्ड भी आप कर रहे हो तो उसमें भी ये नहीं पूछा जाएगा। दिस इज़ ओनली फॉर कंपटीशन। ओके, तो हमारे लिए ये दो कंडीशंस कौन सी? टाइम ज़ीरो और टाइम इन्फिनिटी वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखना चाहते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t। For this I will apply KVL, Kirchhoff's voltage law, in this closed loop। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं। कैपेसिटर के कौन से टर्मिनल से बाहर आए? नेगेटिव से। अगर नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आए तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, तो हम लोग यहाँ पर -q/c लिखेंगे। फिर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। मान लो किसी टाइम पे करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है, I इज करंट एट एनी टाइम। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, माइनस हो गया। अब हम यहाँ से बाहर आए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आए, यानी कि पोटेंशियल बढ़ गया है +V इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? अब हम चाहें तो इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं। Q/C प्लस I इंटू R इज इक्वल टू V। यहाँ पर मैं I की वैल्यू पुट करूँगा, ये है dQ/dt मल्टीप्लाई बाय R इज इक्वल टू V। अब मुझे वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेशन।
इसमें मुझे देखो दो वेरिएबल्स दिखाई दे रही हैं, एक चार्ज और एक टाइम। तो मुझे चार्ज वाली टर्म्स को एक तरफ और टाइम वाली टर्म्स को इक्वेशन के या इक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर v माइनस क्यू बाई सी लिख सकता हूँ। यहाँ पर आप लोग चाहो तो सीधा एलसीएम भी ले सकते हो, c इंटू वी माइनस वी क्यू बाई सी। ये r इधर आके डिवाइड हो गया। मेरे ख्याल से ये स्टेप क्लियर होगा। dt रह गया मेरे पास, मैं dt को एक बार यहीं पे लिख लेता हूँ। अगले स्टेप में मैं चार्ज वाली टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर दूंगा और टाइम वाली टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा। 1/RC इंटू टाइम हो गया अपने पास dt। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप है टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे ताकि हम फर्दर कैलकुलेशन कर सकें। ठीक है, जगह थोड़ी सी कम पड़ेगी तो ध्यान से। टाइम की लिमिट्स हैं 0 से t, चार्ज 0 से अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक। ये देखते हैं चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। हम कह रहे थे जब इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा तब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा, तो उसके पास पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाएगा v। यानी कि इस टाइम इनफाइनाइट टाइम के ऊपर कैपेसिटर के पास मैक्सिमम चार्ज होगा और मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू कैपेसिटर के पास कितनी होगी, c इंटू वी। ठीक है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। मुझे यहाँ पर ये वैल्यू पुट करनी है, अभी रुक जाओ इसको। ठीक है, बट ध्यान रखना है दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। कब, जब टाइम की वैल्यू इन्फिनिटी है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं 0 से t, व्हेन टाइम इज t, चार्ज इज q। ठीक है, ये हमने कहीं लिखा भी था कि एट एनी टाइम t चार्ज इज q। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं। हम इस चार्ज की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टाइम t फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास बन गया फॉर्मूला, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ dx अपॉन a माइनस bx। इसकी इंटीग्रेशन आपको याद होगी, log ऑफ a माइनस bx अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x। कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है बेटा, माइनस b। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं लिखूंगा log ऑफ cv माइनस q, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x की जगह मेरे पास चार्ज है, चार्ज का कॉफिशिएंट है -1 एंड लिमिट्स विल बी टेकन फ्रॉम 0 to q इज इक्वल टू 1/RC। और t थोड़ी सी जगह मुझे यहाँ पे बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा इरेज करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ t लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम 0 to t। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। इस माइनस साइन को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, साथ में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दूंगा। log ऑफ cv माइनस q माइनस log ऑफ, ठीक है, q को 0 पुट करूंगा तो मेरे पास बचेगा cv। इस माइनस साइन को इधर पुट कर शिफ्ट कर दिया राइट साइड में, तो ये बन गया -t/RC। log a माइनस log b, ये मेरे पास बन गया log a/b इज इक्वल टू -t/RC। डन बच्चों। अब मुझे इस लॉग को हटाना है तो आई विल टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, cv माइनस q अपॉन cv। लॉग का एंटी लॉग लेंगे तो इधर हो जाएगा e⁻t/RC। ये कैलकुलेशन आप कई बार कर चुके हो, इसको मैं रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ e⁻t/RC। आप इसको थोड़ा रीअरेंज और फर्दर कर लोगे तो आपके पास आंसर ये बन जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको नोटिस करना है c इंटू वी क्या था। c इंटू वी था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, वो वैल्यू ऑफ चार्ज जो कैपेसिटर के ऊपर आएगी जब टाइम की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। तो इसको मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज लिख सकता हूँ। तो मेरे पास Q का फॉर्मूला बनेगा Q max, दिखाई देगा यहाँ पर तक, Q max इंटू 1 माइनस e⁻t/RC। दिस इज फॉर्मूला फॉर चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर आप इस फॉर्मूले को देखो, E आ रहा है, E को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है। ठीक है, हम टेक्निकली या मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहेंगे कि ये एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है। और बेटर कहें
तो हम कहेंगे एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, एक्सपोनेंशियली इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। क्लियर? चार्ज इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। इसको मैं थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। मेरे पास चार्ज की वैल्यू आई Q इक्वल क्यू मैक्स इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस टी बाय आर सी। यही हो गया बेटा। अब देखो, मैं अगर यहाँ पर टाइम को 0 पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर 0। एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 कितना होता है, 1। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। यानी कि चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई है, 0। जब टाइम 0 है तो चार्ज की वैल्यू 0 है, ये बात सही है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब मैं टाइम को पुट करता हूँ इन्फिनिटी, तो मेरे पास चार्ज की वैल्यू कितनी आएगी, मैं लिखूंगा 1 माइनस 1 बाई ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। ये जो माइनस था इसकी वजह से मैंने इसको नीचे शिफ्ट कर दिया। ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी कितना होगा, 0। यानी कि मेरे पास Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q मैक्स इंटू 1 माइनस 0। यानी कि जब टाइम इन्फिनिटी होगा चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगी, यानी कि चार्ज की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तभी मैंने क्या कहा था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ओके, अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये मेरे पास एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई एक्सिस में मेरे पास चार्ज है, और ये जो लाइन है ये मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट को रिप्रेजेंट, या क्यू मैक्स कह लो, इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो चार्ज और टाइम के लिए ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ये ग्राफ यहाँ पर टच नहीं करेगा, इस डॉटेड लाइन को टच नहीं करेगा, बिकॉज ये दोनों मीट करेंगे इन्फिनिटी पे। जब टाइम इन्फिनिटी होगा तब चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू के बराबर पहुंचेगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये R इंटू सी लिखा हुआ है। दिस R इंटू सी इज कॉल्ड टाइम कॉन्स्टेंट। ठीक है, टाइम कॉन्स्टेंट फॉर RC सर्किट। दिस इज कॉल्ड टाइम कॉन्स्टेंट फॉर RC सर्किट। यानी कि हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टाउ। टाइम कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं विद सिंबल टाउ। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है, कई बार क्यू मैक्स भी नहीं लिखा होता, सिंपल लिखा होता क्यू नॉट। अंडरस्टूड है कि इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ चार्ज। बट ये सिर्फ चार्ज के लिए है, कोई भी क्वांटिटी जो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेक्चर के एंड में समझेंगे, बट स्टिल एक जितनी डिस्कशन किया उसके हिसाब से जो मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ किसी भी क्वांटिटी की ग्रोथ के लिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू 1 माइनस, ये ध्यान रखना है, 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय टाउ हो जाएगा। क्लियर जी। अब यहाँ पर टाउ टाइम कांस्टेंट को थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग देखेंगे, टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि टाइम की वैल्यू टाइम कांस्टेंट के बराबर है, इफ़ t इज इक्वल टू टाउ, टाइम इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट के बराबर है, तो मेरे पास चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 1। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल है, तो क्यू कितना हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई ई। ई की वैल्यू आप लोगों को आती है 1 बाई 2.81 समथिंग, 2.8173 होती है शायद। तो ये वैल्यू आप लोग सब्स्टिट्यूट करोगे, ये हो जाएगा 1.81 अपॉन 2.81, ये कैलकुलेट करके देखना 0.632 क्यू नॉट हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास क्यू की वैल्यू 63.2% ऑफ क्यू नॉट। ओके, दिस कम्स आउट 63.2% ऑफ क्यू नॉट। मीन्स टाइम कांस्टेंट उस टाइम के बराबर है जितनी देर में चार्ज की वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63.2% हो जाती है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63.2% हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर डायग्राम पे टाइम कांस्टेंट
को टाउ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ तो इधर मैं चार्ज की वैल्यू क्या लिखूँगा 0.632 क्यू नॉट। ठीक है, तो हर बार ऐसे ही चार्ज की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अगर टाइम 7 टाउ हो जाए, कितना 7 टाउ, टाउ क्या था टाइम कांस्टेंट, अगर 7 टाउ टाइम हो जाए तो उस केस में जो चार्ज की वैल्यू है, थोड़ी इधर लिखूंगा बेटा जगह नहीं है, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 99.9% हो जाती है, 99.9% हो जाती है। कितनी देर में, व्हेन टाइम की वैल्यू 7 टाउ यानी 7 टाइम्स टाइम कांस्टेंट हो जाए। मोटे से तौर पे अगर टाइम की वैल्यू 7 टाउ से ज़्यादा है या 10 टाउ कह लो, बेस्ट ही है यार, है 10 टाउ से ज़्यादा है तो हम मान सकते हैं कि कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो चुका है, यानी कि हम 10 टाउ टाइम को लगभग इनफाइनाइट टाइम के बराबर मान सकते हैं। 10 टाउ तक बेसिकली चार्ज कितना आ जाता है, 99.999% के आसपास आ जाता है। सो वी कैन से दैट कैपेसिटर इज फुली चार्ज फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पस। इज दैट ओके? इसके बाद हम इसी कंसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे और ये देखेंगे करंट की वैल्यू में कैसे वेरिएशन आती है। करंट की वैल्यू में कैसे वेरिएशन आती है, हमने चार्ज का फॉर्मूला लिखा है Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस टी बाई टाउ, वे टाउ इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। एक चीज़ यहाँ बतानी रह गई कि जो टाउ यानी कि टाइम कांस्टेंट के यूनिट्स हैं वो होंगे टाइम के, इसके यूनिट्स होंगे टाइम के, डायमेंशन फॉर्मूला होगा m0 s0 t1। ठीक है, यूनिट्स क्या होंगे टाइम के, यानी कि सेकंड या जो भी मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, जो भी आपने लेना है टाइम के यूनिट्स होंगे। देखो कंसेप्ट क्या है कि जो ई की पावर है वो हमेशा डायमेंशनलेस होती है। ठीक है, तो इन दोनों की रेशियो टी बाई टाउ की रेशियो क्या होनी चाहिए, डायमेंशनलेस। ये तभी पॉसिबल है जब टाउ और टी का डायमेंशन फार्मूला सेम हो। आप चाहो तो आर एंड सी दोनों के डायमेंशन फार्मूला सब्स्टिट्यूट करके भी क्रॉस चेक कर सकते हो कि क्या ये वैल्यू टाइम के इक्वल आती है, डायमेंशन फार्मूला टाइम के डायमेंशन फार्मूला के इक्वल आता है या नहीं। ओके, तो मुझे कैलकुलेट करना है करंट। चार्ज से करंट तक जाना हो तो क्या करेंगे, we will go for derivative, taking derivative on both sides with respect to time, यानी कि मैं लिखूंगा dq by dt is equal to d by dt of q naught into 1 minus e raised power minus t by tau। ये dq by dt मेरे पास हो गया करंट, ये 1 वाला q नॉट तो 0 हो जाएगा। मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूँ, 2 स्टेप में कैलकुलेशन कर दूंगा। ई रेज़ पावर एक्स का डेरिवेटिव आपको याद होगा, ई रेज़ पावर एक्स इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि -1 बाई टाउ। ठीक है, डेरिवेटिव होता है तो चेन रूल लग के मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन होती है तो कॉफिशिएंट डिवाइड होता है। यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट -b डिवाइड हुआ था, यहाँ पर इस टी टाइम का कांस्टेंट, टाइम वेरिएबल है, इसका कांस्टेंट है -1 बाई टू, तो -1 बाई टाउ यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ये मेरे पास हो जाएगा Q नॉट बाई टाउ इंटू ई रेज़ पावर माइनस टी बाई टाउ। मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू कितनी थी बेटा, मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू थी C इंटू वी, और मैक्सिमम और टाउ की वैल्यू हमने लिखी थी R इंटू सी, ये वैल्यू थी R इंटू सी, तो ये हो गया ई रेज़ पावर माइनस टी बाई टाउ, ये C एंड C कैंसिल आउट हो गया, V बाई आर, ये क्या हो गया V बाई आर, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ये है शुरू वाला करंट, ये मैक्सिमम करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मैक्सिमम करंट के लिए फार्मूला बन जाएगा, I की वैल्यू हो जाएगी I नॉट इंटू ई रेज़ पावर माइनस टी बाई टाउ। I नॉट रिप्रेजेंट मैक्सिमम करंट, I नॉट रिप्रेजेंट मैक्सिमम करंट, ये वो करंट की वैल्यू होगी जब टाइम की वैल्यू 0 है। ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, दिस रिप्रेजेंट मैक्सिमम करंट। अब ध्यान से देखो यहाँ पर जो करंट का फॉर्मूला है इसमें 1 माइनस नहीं आया। देखो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था ये था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस टी बाई टाउ, इसमें सिर्फ क्या है ई रेज़ पावर माइनस टी बाई टाउ। जब ये आए तो ये होता है डीके, कौन सा डीके, एक्सपोनेंशियल डीके, यानी कि इस केस में
जो करंट है वो टाइम के साथ कम होगा। हमें ये बात क्लियर है, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम करंट इन द सर्किट विल बिकम ज़ीरो। ठीक है, जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, यानी कि उस केस में करंट की वैल्यू ज़ीरो होगी। एंड अगर हम करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ये एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम करंट हो जाएगा जब टाइम की वैल्यू ज़ीरो है एंड इट विल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। यहाँ पर टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा। आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, पुट t इज इक्वल टू टाउ, तो करंट की वैल्यू अपने पास हो जाएगी आई नॉट इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस 1, यही हो जाएगी। यानी I की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी आई नॉट अपॉन ई। ई कितना होता है बेटा 2.71। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मेरे ख्याल से आ जाता है 36.8, 0.368 आई नॉट। मुझे एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया, यानी कि करंट की वैल्यू आ गई 36.8% ऑफ आई नॉट। यानी कि इस केस में जब डीके हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि टाइम कांस्टेंट उस टाइम के बराबर है जितनी देर में करंट की वैल्यू डिक्रीज करके 36.8% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। मीन्स यहाँ पर मैं एक लिख सकता हूँ टाउ, और इस टाउ पर इस टाइम पर करंट की वैल्यू 0.368 टाइम्स आई नॉट हो जाएगी। डन। यहाँ पर बेटा मैं आप लोगों को डेरिवेशंस भी करवा रहा हूँ। एक्चुअली जब आप एमसीक्यूज करोगे तो आपको डेरिवेशंस की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको अभी जो हमने सिंपलेस्ट सर्किट ड्रॉ किया है उसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि चार्ज एक्सपोनेंशियली ग्रो किया था, करंट एक्सपोनेंशियली डीके किया था। जनरल फार्मूला फॉर ग्रोथ ये है, जनरल फार्मूला फॉर डीके ये है। ओके, अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। Now it is the time to discuss discharging of a capacitor. We are going to discuss discharging of a capacitor. तो बेसिकली अभी हमारे पास सर्किट क्या है, कंसेप्ट ये है कि हमने कैपेसिटर को पूरी तरह से चार्ज कर रखा है। ठीक है, कैपेसिटर को हमने पहले से ही चार्ज कर रखा है। मान लीजिए कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है और इसका पोटेंशियल V है, यानी कि कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज कितनी है, C इंटू V। ये कब है, व्हेन टाइम इज 0, कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड। अब हमने इस चार्ज्ड कैपेसिटर को एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद अ रेजिस्टेंस R। ये जो कैपेसिटर है ना ये बिहेव करेगा लाइक अ बैटरी। ठीक है, इसके पास बहुत सारा चार्ज प्रेजेंट है। जैसे ही मौका मिलेगा इस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ओके, बट कैपेसिटर में और बैटरी में थोड़ा सा फर्क होता है। बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता रहता है जिससे वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है। कैपेसिटर के अंदर ऐसा कोई केमिकल लोचा नहीं हो रहा। तो जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा वैसे वैसे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू भी कम होती चली जाएगी। यानी कि कैपेसिटर बैटरी की तरह बिहेव तो करेगा, यानी कि सर्किट में करंट तो फ्लो करवाएगा, बट इसका पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होगा। इसका पोटेंशियल लगातार डिक्रीज करता रहेगा और कुछ देर बाद कैपेसिटर का सारा चार्ज खाली हो जाएगा। सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज से कंबाइन करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसके बाद फर्दर देयर विल बी नो फ्लो ऑफ चार्ज और नो फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। ओके, तो यहाँ पर टाइम 0 पे ऐसा करता हूँ मैं, पोटेंशियल को भी V0 लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा समझना आसान हो जाए। अब आफ्टर लॉन्ग टाइम, जब टाइम बहुत ज़्यादा होगा, कैपेसिटर हो चुका होगा डिस्चार्ज। कैपेसिटर डिस्चार्ज होने का मतलब है चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी 0। चार्ज
ऑन कैपेसिटर विल बी 0 एंड जब कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है तो सर्किट में भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। आई कैन से दैट करंट इन द सर्किट इज आल्सो 0। ओके, अब हम मान के चलते हैं एट एनी टाइम t, लेट एट एनी टाइम t चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q and charge on capacitor is Q and potential of capacitor is V and at the same time लिख सकते हो current in the circuit is I. This is at any time t. अब हम लोग at any t टाइम पर, ये टाइम t पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग KVL अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये हमारे पास क्लोज लूप है, क्लोज लूप में बैटरी तो है नहीं है, सिर्फ एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस है। हम जिस डायरेक्शन में करंट चल रहा है उसी डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। तो यहाँ से हमने शुरुआत की, यहाँ से इधर गए। रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट जो है इस बार नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा और कम होने की वजह से माइनस साइन, कैपेसिटर के पॉजिटिव से बाहर आए तो पोटेंशियल बढ़ गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। क्यू बाई सी रिप्रेजेंट पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर एट एनी टाइम टी। पोटेंशियल का फार्मूला होता है क्यू बाई सी। इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ। क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई इंटू आर, और मेरे पास चार्ज की वैल्यू क्या है, डी क्यू बाई डी टी, तो मल्टीप्लाई बाय आर। मुझे वेरिएबल सेपरेट करने हैं, मुझे चार्ज वाले वेरिएबल्स को एक तरफ रखना है, डी क्यू बाई क्यू हो गया, और मुझे जो टाइम वाले वेरिएबल है उसको एक तरफ रखना है। आर सी कॉन्स्टेंट है, इसको आप किसी भी तरफ रख सकते हो। अगला स्टेप क्या होगा, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन लोगे तो लिमिट्स देखो, टाइम 0 से t तक। चार्ज जब टाइम 0 था तो कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज था। कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज था, मैक्सिमम चार्ज Q नॉट, एंड एट टाइम t चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q। अब ये हो गया 1/Q, तो इसके लिए हो जाएगा log Q। लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम Q नॉट टू Q, और इधर मेरे पास हो जाएगा 1/RC। ये हो गया dt की इंटीग्रेशन t, लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम 0 टू t। ओके, नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी चिंता है, मुझे इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो मैं करंट की वैल्यू लिखूँगा इसमें dq बाई dt आएगा या माइनस dq बाई dt आएगा। कारण क्या है कि चार्ज की वैल्यू टाइम के साथ कम हो रही है। विद द पासेज ऑफ टाइम चार्ज डिक्रीजेस, ठीक है, टाइम इंक्रीज करेगा और चार्ज डिक्रीज करेगा। तो मुझे यहाँ पर इस माइनस साइन को ध्यान में रखना पड़ेगा अपनी कैलकुलेशन में। तो आई एम पुटिंग हियर 1 माइनस साइन, ठीक है। ये इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट है, कैलकुलस की रिक्वायरमेंट है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्लियर? तो ये माइनस साइन इधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस टी बाई आर सी हो जाएगा। इधर अपने पास आ गया लॉग ऑफ क्यू बाई क्यू नॉट। जब हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था तब हमें माइनस साइन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे चार्ज की वैल्यू भी इंक्रीज़ करती है। तो डी टी एंड डी क्यू दोनों पॉजिटिव थे। यहाँ पर टाइम के साथ चार्ज की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए हमें यहाँ पर एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पर चार्ज की वैल्यू अपने पास आ जाएगी क्यू नॉट इंटू ई रेज़ पावर माइनस टी बाई आर सी। ये आ गया फॉर्मूला। इसमें 1 माइनस नहीं आया तो बड़ा क्लियर है, जब 1 माइनस नहीं आया तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल डीके हो रही है। चार्ज इज डिक्रीजिंग विद टाइम, देयर इज एक्सपोनेंशियल डीके ऑफ चार्ज विद टाइम। तो ये इस तरह से आएगा। इधर आ गई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज इज डिक्रीजिंग विद टाइम। मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर होगा, ठीक है। आप वैसे ही टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो। टी की वैल्यू टाउ लिख दोगे तो यहाँ पर टाइम हमारे पास, इस टाइम पे हमारे पास चार्ज की वैल्यू कितनी आई थी जो हमने अभी अभी पीछे कैलकुलेट की थी, 0.368, 36.8%, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट।
यहाँ पे आप अगर चाहो तो डेरिवेटिव लेके करंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। करंट भी टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज ही करेगा, करंट विल आल्सो डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। डन। तो अब हम थोड़े से शॉर्टकट्स करेंगे जो कि आपको इंटीग्रेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है, कल सब लोग करेंगे तो बढ़िया ही बढ़िया है। जैसे हमारे पास जब कभी भी ये इंटीग्रेशन आ जाए dx बाय a माइनस बी एक्स, लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम 0 to x एंड देन c इंटू डी टी, लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम 0 to t। अगर ये इंटीग्रेशन हो a माइनस बी एक्स, इधर माइनस साइन भी ध्यान रखना है, इधर c इंटू डी टी है। इंटीग्रेशन को आप लोग बड़े आराम से लॉग, यहाँ पे लॉग आ जाएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेके सॉल्व कर सकते हो। बट आप अगर इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रख सको तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू आती है a बाई बी इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस बी सी टी। This is formula for x, a by b into 1 minus e raised to power minus b c t। I will just recall, जब हमने कैपेसिटर की चार्जिंग की बात की थी तो हमने लिखा था dq बाय, यहाँ पर था हमारे पास आई थिंक सो q नॉट मैक्सिमम चार्ज माइनस q, लिमिट्स आर 0 to q नॉट, फिर हमने 0 से q तक था, और इधर था हमारे पास 0 से t तक, और यहाँ पर था 1 बाय आर सी इंटू डी टी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन था। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तब देखो a की जगह हो जाएगा q नॉट, x की जगह हो जाएगा चार्ज q नॉट, b की जगह कितना है हमारे पास 1, देखो माइनस 1 नहीं लिखना, माइनस यहाँ पे भी था, माइनस यहाँ पर भी है, इंटू 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस बी कितना था 1 इंटू सी, सी की जगह क्या है आर सी इंटू टी, टी बाई टाउ, टाउ की वैल्यू कितनी थी आर सी। तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। मीन्स इफ़ यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर दिस रिलेशन, आपके दुख दर्द काफ़ी दूर हो जाएंगे, ठीक है। इसको एक और तरीका भी है याद रखने का कि अगर आपको ये पता है, इफ़ यू नो दैट कि जो क्वांटिटी चेंज हो रही है वो एक्सपोनेंशियली चेंज हो रही है, क्वांटिटी इज चेंजिंग एक्सपोनेंशियली, तो ये ग्रो कर रही है। ग्रो कहाँ से कर रही है 0 से, ठीक है। x की वैल्यू 0 है जब टाइम की वैल्यू 0 है, तो अगर ग्रोथ 0 से कर रही है और एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है तो उस केस में आप हमेशा ये फार्मूला लगा सकते हो x इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अगर आपको पता है कोई क्वांटिटी एक्सपोनेंशियली डीके कर रही है, डिक्रीज कर रही है फ्रॉम सर्टेन वैल्यू टू 0 वैल्यू, ये 0 से इंक्रीज करके सर्टेन वैल्यू एक्स नोट तक गई थी, ये एक्स नोट से कम होकर 0 तक जा रही है। अगर डीके हो रहा है तो आप ये 1 और माइनस हटा दोगे, आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। आपको कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगला केस, अगले केस में अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है बट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ 0 से शुरू नहीं हो रही, पहले से कुछ ना कुछ वैल्यू है, कुछ ना कुछ मिनिमम वैल्यू है x1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है x2, तो यानी कि जो ग्रोथ है वो x1 से x2 तक हो रही है, बट ये कन्फर्म है कि ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें कैसे सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू देखो कम से कम कितनी रहेगी x1, उसमें चेंज कितना आना है इतना, देखो यहाँ पे चेंज कितना था एक्स नॉट का, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था एक्स नॉट, यहाँ पे चेंज कितना आना है x2 माइनस x1, तो जो चेंज आना है मिनिमम वैल्यू ये रहेगी, इसमें कुछ प्लस होना है, इसमें x1 में कुछ प्लस होना है, x1 में कितना प्लस होना है ये यहाँ से हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। इतनी ग्रोथ होनी है, क्योंकि ग्रोथ होनी है तो 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। एक दो बार खुद से लिख के देखो, खुद से दोबारा से समझ के देखो, हो जाएगा। ओके, अब ऐसे ही मान लो मुझे डीके करना है, किसी क्वांटिटी का एक्सपोनेंशियल डीके हो रहा है बट वो डीके 0 पे नहीं जा रहा, ये कहाँ पे जा रहा है x1 से शुरू होके x2 पे ख़त्म हो जाएगा। तो हमेशा कम से कम वैल्यू कितनी रहेगी x2,
कम कितना होना है, x1 से कम होकर x2 तक जाना है। डिफरेंस कितना आएगा, x1 माइनस x2, क्योंकि डीके हो रहा है तो e⁻t/τ आ जाएगा। तो अगर आप ये रिलेशन याद रख सको, इनको फील ले सको, तो आपके अगले आने वाले यूनिट्स भी आसान हो जाएंगे। ये चैप्टर तो आसान होगा ही होगा, अगले यूनिट्स भी आपके आसान हो जाएंगे। हम लोग आगे जाके LR सर्किट पढ़ेंगे, उनमें भी इन सभी कंसेप्ट्स की दोबारा से ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट है कि कैसे इस कंसेप्ट को कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। हम दो तरीके के अलग अलग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस लेंगे, उनमें आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये दोनों टाइप्स जो है दीज आर मेनली फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। मेडिकल स्टूडेंट्स चाहें तो इन दोनों टाइप्स को बड़े आराम से स्किप कर सकते हैं। समझ आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो स्किप कर देना, डोंट वरी। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस 4 ओम की, फिर उसके साथ एक 2 ओम की रेजिस्टेंस विद अ कैपेसिटर, ये कनेक्टेड है। और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस 2 ओम की जुड़ी हुई है। देयर इज वन मोर रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम कनेक्टेड इन द सर्किट। पोटेंशियल या EMF ऑफ द बैटरी इज गिवन टू अस 10 वोल्ट। और हमें यहाँ पर क्या देखना है, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू इस सर्किट में क्या है। ये सर्किट अपने आप में कॉम्प्लेक्स सर्किट है। यहाँ पर 3 रेजिस्टेंसेस और एक कैपेसिटर लगा हुआ है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल है। तो हम लोग सीधा टाइम कांस्टेंट तो यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम क्या है, उसकी स्टेटमेंट मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, कहाँ से आई बिल्कुल नहीं समझाने वाला। हम लोग सीधा जुगाड़ सीखेंगे, ठीक है। +2 के सिलेबस से बियॉन्ड है, ये सिर्फ हमारी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हम अपने इस लेवल तक सीख लेते हैं। हमें क्या करना होता है, हमें बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देना है। हमें बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देना है। बैटरी के दोनों पॉइंट्स को, यहाँ पे बैटरी लगी हुई थी, उनको आपस में जोड़ दिया। और जो कैपेसिटर के 2 पॉइंट्स है, उनके अक्रॉस हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू देखनी है। मींस कैपेसिटर के अक्रॉस 2 पॉइंट्स लगा देने हैं, ठीक है। इनके अक्रॉस हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू देखेंगे। कैपेसिटेंस तो हमारे पास C है ही है, हमारे पास मेन कंसर्न था टू फाइंड आउट इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ताकि हम टाउ की वैल्यू कैलकुलेट कर सके। तो मैंने 2 चीज़ें की हैं। पहली, बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया है, बैटरी मैंने जोड़ दी है तो हटा ही दी है, बैटरी की ज़रूरत ही नहीं है। और जो कैपेसिटी यहाँ पे हटा के 2 पॉइंट्स ले लिए हैं, इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या, इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू। मैं इन दोनों पॉइंट्स को बाहर निकाल देता हूँ समझाने के लिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। यहाँ पर ये 2 रेजिस्टेंसेस कुछ इस प्रकार से लगी हुई हैं, ये पॉइंट बाहर आ गया। ये 2 ओम एंड 4 ओम। यू कैन क्लियरली सी दैट क्या हो रहा है यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में आ गई हैं, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगी 8/6 यानी कि 4/3। 4/3 एंड 2 हो जाएंगी आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी कि आपके पास हो जाएगा 10/3 ओम। यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट ये हो जाएगी 10/3। यानी कि टाइम कांस्टेंट हमारे पास होता था R/C, यानी कि 10/3 C हमारे पास यहाँ पर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बन जाएगी। ओके, दिस इज गोइंग टू बी टाउ टाइम कांस्टेंट फॉर दिस सर्किट। चलिए अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इसमें समझते हैं। इस केस में अगर मुझे लिखना हो करंट की वैल्यू कैसे चेंज कर रही है टाइम के साथ, ठीक है, या चार्ज की वैल्यू कैसे चेंज कर रही है। करंट की बात करते हैं, चार्ज सिर्फ कैपेसिटर में आएगा, करंट मेन सर्किट में आ जाएगा। तो करंट की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ RC सर्किट करंट की वैल्यू चेंज तो एक्सपोनेंशियली ही होनी है, ठीक है, ये पता है। अब एक्सपोनेंशियली
तो ठीक है, बट हमें देखना है कि ग्रो कर रही है या डीके कर रही है, कहाँ से बढ़ के कहाँ तक जा रही है। तो ये हमारे पास नए कंसर्न्स हैं, आपके लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन है, 100% गुड या टिपिकल क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बात करते हैं जब टाइम की वैल्यू 0 है। जब टाइम की वैल्यू 0 होती है तो कैपेसिटर कोई रुकावट पैदा नहीं करता, कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो कैपेसिटर ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है, कैपेसिटर ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस। तो एक्चुअल सर्किट डायग्राम हमारे पास ये बन जाएगी, वी कैन निगलेक्ट कैपेसिटर, उसको शॉर्ट सर्किट सीधा जोड़ सकते हैं क्योंकि कैपेसिटर टाइम 0 पे कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता। अब अगर आप यहाँ पर देखो, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए हैं, पैरेलल में। इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 4 ओम सीरीज कॉम्बिनेशन में 5 ओम। इसका मतलब सर्किट में से करंट फ्लो करेगा 2 एम्पियर। ये कि जब टाइम की वैल्यू 0 है तो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। अब हम बात करते हैं जब टाइम इनफाइनाइट हो जाता है। जब टाइम इनफाइनाइट हो जाता है तो कैपेसिटर करंट को पास होने ही नहीं देता, क्योंकि सर्किट में जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ है उस ब्रांच में से कोई करंट पास नहीं करेगा। विच मीन्स दैट एट दिस टाइम व्हेन टाइम इज इन्फिनिटी इन दिस ब्रांच करंट की वैल्यू 0 होगी, I इज गोइंग टू बी 0। तो करंट यहाँ से बाहर वाले सर्किट में से ऐसे फ्लो करेगा। तो ये दोनों हो गई हैं आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में। इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गई है 6 ओम की, 10 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई थी, तो करंट की वैल्यू इनफाइनाइट टाइम पे कितनी हो गई है, 10/6 यानी कि 5/3 यानी कि 1.66। 2 से 1.66 यानी कि करंट की वैल्यू कम हुई है। कम होने का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंशियल डीके होगी। अब एक्सपोनेंशियल डीके के लिए हमें इक्वेशन कैसे लिखनी है, एक्सपोनेंशियल डीके के लिए मैं जानबूझ के पहले ग्राफ बना के फिर समझाऊंगा ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। हमारे पास जो ग्राफ है करंट और टाइम के बीच में, जब टाइम 0 है तो करंट है 2 एम्पियर, जब टाइम इनफाइनाइट है तो करंट है हमारे पास 5/3 एम्पियर इन द सर्किट। ये हो जाएगा। तो डीके होना है, करंट की वैल्यू लिखनी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कम से कम वैल्यू कितनी रहेगी, 5/3। और डिफरेंस कितना आएगा, डीके कितना होगा, कम कितना होगा, 2 - 5/3, क्योंकि डीके होगा तो e⁻t/τ। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5/3 प्लस ये हो गया 1/3 इंटू e⁻t/τ। टाउ टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आप लोग पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हो। इज दैट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करेंगे ताकि हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाएं, कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। अगले क्वेश्चन में हमारे पास फिर से 3 रेजिस्टेंसेस 6, 1 एंड 3, 3 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, 6R, R एंड 3R। These are 3 resistances connected with a battery as shown in diagram and a capacitor of capacitance C। मान लीजिए बैटरी का पोटेंशियल है V। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड आउट टाइम कांस्टेंट इन दिस केस। टाइम कांस्टेंट ढूंढना है। कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो बढ़िया तरीका क्या है कि थेवेनिन थ्योरम लगा दो, मतलब कि यहाँ पर इस बैटरी को सीधा जोड़ दो और कैपेसिटर के अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। यानी कि हम लोग नई सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। ये 6R, ये R, दिस इज 3R। क्लियर हो गया? अब इसको बाहर रख लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं देख सकूं कौन सी रेजिस्टेंसेस यहाँ पैरेलल में है। मैं इसी डायग्राम पे इसको कर देता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये बड़ा क्लियर है कि 6R एंड 3R आर इन पैरेलल, कॉम्बिनेशन इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगी 2R एंड R विल बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट विल बी 3R, क्योंकि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3RC।
तो ये टाइम कांस्टेंट आ गया। अब मान लो मुझे देखना है कि इस सर्किट में, इस ब्रांच में करंट की वैल्यू टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। तो मैं लिखूंगा व्हेन टाइम इज 0, जब टाइम की वैल्यू 0 है तो उस केस में कैपेसिटर ने कोई रुकावट पैदा नहीं करनी। कैपेसिटर एक तरह से ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया गया हो, यानी कि अपने पास कुछ इस प्रकार से सर्किट डायग्राम बन जाएगी 3R, R एंड 6R। ये दोनों हो गए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगी 3R/4 प्लस ये हो जाएगा 6, ये हमारे पास 24 प्लस 3 27/4R। ये हो जाएगी इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन दिस केस, ये कि करंट की वैल्यू V/R मैं लिखूंगा तो 4V/27R हो जाएगा। ये हो गई वैल्यू ऑफ करंट व्हेन टाइम इज 0। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हेन टाइम इनफाइनाइट है। तो मैं यही डायग्राम बना देता हूँ। जब टाइम इनफाइनाइट होगा तो ये कैपेसिटर अपने में से कोई करंट पास करने नहीं देगा। ऐसा करता हूँ, नई डायग्राम बनाता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये कैपेसिटर अपने में से कोई करंट पास करने नहीं देगा, यानी कि इस ब्रांच का, सेंट्रल ब्रांच के लगे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गई है 9 ओम, यानी कि सर्किट में करंट की वैल्यू फ्लो करेगी V/9 ओम, नहीं 9R सॉरी। तो टाइम इन्फिनिटी पे करंट की वैल्यू हमारे पास हो गई है V/9R। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज़्यादा है? देख लो बेटा, ये है लगभग V/6R, ये है V/9R, तो ये करंट कम है। तो यहाँ पर करंट क्या हो रहा है? डीके हो रहा है। ठीक है, करंट इज डिक्रीजिंग। कौन सा डिक्रीज होगा? एक्सपोनेंशियल डीके होगा। एक्सपोनेंशियल डीके के लिए हम लोग करंट की वैल्यू लिख सकते हैं। इसके लिए हम लोग पहले एक बार फिर से ग्राफ प्लॉट करेंगे। जब टाइम 0 था तो करंट की वैल्यू अपने पास थी 27/4R। नहीं, ये थी हमारे पास 4V/27R। टाइम इन्फिनिटी पे ये हो जाएगी V/9R, यानी कि ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ये दोनों लाइंस आपस में टच नहीं करेगी। दिस इज सो। और करंट की वैल्यू आप लोग कैसे लिखोगे? मिनिमम वैल्यू V/9R प्लस इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस मीन्स 4V/27R माइनस V/9R। क्योंकि डीके हो रहा है इसलिए e⁻t/τ लिखा जा सकता है। यानी कि करंट I की वैल्यू V/9R, यहाँ पर आपने एलसीएम लिया 27R, ये V माइनस 4V-3V हो गया इंटू e⁻t/τ, यानी कि करंट की वैल्यू में V/R हो गया कॉमन 1/9 प्लस यहाँ पे बचेगा 1/27 इंटू e⁻t/τ। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो अब हम लोग आरसी सर्किट के बेस के ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें टाइम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस हम लोग बेसिकली बैटरी लगाएंगे। तो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस हमें टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। अगर आप ध्यान से देखो इस सर्किट डायग्राम में ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में है और ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। मींस मैं अगर सर्किट डायग्राम को रीड्रॉ करूं तो मैं यहाँ पर एक 3 ओम की रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ और इधर एक कैपेसिटर लगा सकता हूँ ऑफ 6 माइक्रोफैरड। वी हैव one resistance of 3 ohm and one capacitor of 6 माइक्रोफैरड। तो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। नॉर्मल आरसी सर्किट बन गया है। तो इस केस में टाइम कांस्टेंट टाउ की वैल्यू कितनी होगी? R इंटू सी। क्वेश्चन में R की वैल्यू 3 दी है और C की वैल्यू 6 माइक्रोफैरड दी है। तो 18 माइक्रोसेकेंड इज गोइंग टू बी टाइम कांस्टेंट इन दिस केस। सेकेंड केस में चलते हैं। आप लोगों को वीडियो पॉज करके सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। दोनों कैपेसिटर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में है, दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर मैं इन दोनों कैपेसिटर को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगाना चाहूँ तो मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। 8/6 यानी कि 4/3 माइक्रोफैरड हो जाएगा और साथ के साथ यहाँ पर मेरे पास
ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि 2/3 ओम हो जाएगा। डन। तो यहाँ पर टाइम कांस्टेंट टाउ की वैल्यू r इंटू सी, आर की वैल्यू है 2/3, सी की वैल्यू है 4/3 माइक्रो सेकेंड। तो ये हमारे पास बन जाएगी वैल्यू 8/9 माइक्रो सेकेंड। सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं इस सिचुएशन में। यहाँ पर हमें फिर से टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले सिखा चुका हूँ कि एक तरीका तो इसमें क्या है कि आप इस बैटरी को कर दो शॉर्ट सर्किट और कैपेसिटर के अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू देख लो। पहले उसी तरीके को बताता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में भी किया जा सकता है। हम क्या करते हैं, एक नई सर्किट डायग्राम बनाते हैं जिसमें कैपेसिटर के 2 पॉइंट्स के अक्रॉस हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखेंगे और जो बैटरी वाली कनेक्शंस हैं, ये वाले कनेक्शंस हैं, इनको सीधा जोड़ देंगे तो ये सर्किट डायग्राम बन जाएगी। अब बताओ इस केस में इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। कई बच्चे 2R बोलेंगे, कई बच्चे R/2 बोलेंगे, बट सही आंसर क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट इज R। कंसेप्ट को, लॉजिक को पकड़ो बेटा। ये दोनों पॉइंट्स तो शॉर्ट सर्किट है, ये रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट है, ये दोनों पॉइंट्स सीधे जुड़े हुए हैं। इस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के लगे होने या ना होने से कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो R इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, R, यानी कि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, R इंटू सी। ओके, तो ये वो मेथड था जो हम पहले से ही कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में कैसे किया जा सकता है। शॉर्टकट में करने के लिए हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि आपने क्या किया, लॉजिकली सोचा कि यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस है ये सीधी ही बैटरी के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कितना पोटेंशियल ड्रॉप ले रही है, हमेशा E। तो इसमें से तो करंट पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो फर्क पड़ेगा प्रेजेंस ऑफ कैपेसिटर का, ये सिर्फ बाहर वाले सर्किट में फर्क पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस रेजिस्टेंस के लगने या ना लगने से RC सर्किट की कैलकुलेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी हमारा टाइम कांस्टेंट RC आ गया था। डन। अब हमने एक न्यूमेरिकल किया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई थी एक, इसमें फर्क पड़ेगा क्योंकि अब क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस सीधी इस बैटरी के साथ नहीं जुड़ी हुई, ये इसके थ्रू लगी हुई है। अब जब यहाँ पर करंट चेंज होगा तो इसमें भी करंट चेंज होगा, अगर इसमें करंट चेंज होगा तो इस R में भी करंट चेंज हुआ होगा। मीन्स ओवरऑल ये सर्किट और जो सीधा वाला सर्किट है, इन दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है। ये सर्किट सिंपल वन है, इसमें कैलकुलेशन के लिए कोई ज़्यादा झगड़ा नहीं है। हम इस R को सीधा हटा के भी टाइम कांस्टेंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट दूसरे केस में जब यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई थी तब हमें प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 कैपेसिटर्स 4 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज। 4 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड are connected in series through a resistance of 10 kilo ohm and with a battery of 18 volt as shown in diagram. बैटरी की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। आफ्टर ए टाइम ऑफ अबाउट 10 सेकेंड, जब टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड हो जाए तब इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। फिर इन कैपेसिटर्स को डिस्चार्ज किया गया, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर आफ्टर ए टाइम ऑफ 48 मिली सेकेंड। चलो पहले तो देखते हैं इस सर्किट का इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट क्या होगा। टाउ की वैल्यू मेरे पास होती है R इंटू सी। यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो मैं इनकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन लिखूंगा। उसका फॉर्मूला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है। 24/10 2.4 हो गया, ये हो गया 2.4 माइक्रो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये बन जाएगा 24 इंटू 10⁻³ सेकेंड, यानी कि 24 मिली सेकेंड। दिस कम्स आउट 24 मिली सेकेंड। अब क्वेश्चन में कहा गया है आफ्टर टाइम 10 सेकेंड,
टाइम कांस्टेंट कितना है 24 मिली सेकेंड। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर टाइम 7 टाउ से ज़्यादा हो तो हम मान लेते हैं कि कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज है। यहाँ पर ये जो टाइम है ये तो बहुत ज़्यादा है, ये मिलीज में है, ये 10 सेकेंड है, तो ये तो कई 100 गुना ज़्यादा है। अगर ये टाइम बहुत ज़्यादा है तो मैं 10 सेकेंड में ये एज्यूम कर सकता हूँ कि ये कैपेसिटर्स पूरी तरह से चार्ज हो चुके हैं, यानी कि एट दिस टाइम 10 सेकेंड कैपेसिटर्स आर फुली चार्ज और उनके ऊपर चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। चार्ज का फॉर्मूला होगा C इंटू वी। इफेक्टिव C की वैल्यू हमने लिखी है 2.4 माइक्रोफैरेड एंड पोटेंशियल क्वेश्चन में हमें दे रखा है 18, तो मेरे पास इतने कूलम चार्ज हो गया ऑन दिस टू कैपेसिटर्स। ये कब की बात है? जब टाइम 10 सेकेंड है। 10 सेकेंड पे हमने मान लिया है कि कैपेसिटर्स पूरी तरह से चार्ज हो चुके हैं, क्योंकि 10 सेकेंड इज t इज मच ग्रेटर देन टाउ। ओके, अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इन दोनों कैपेसिटर्स को उसी रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज किया गया। मतलब कि अब मैं एक काम कर सकता हूँ, इन दोनों को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगा दूँ एक बार, जिसकी कैपेसिटेंस 2.4 माइक्रोफैरेड है। एक सिंगल कैपेसिटर लगा दिया गया। अब ये डिस्चार्ज हो रहे हैं। डिस्चार्ज होने में कितने टाइम बाद? 48 मिली सेकेंड बाद मैं देखूंगा इनके ऊपर क्या चार्ज आएगा। डिस्चार्जिंग हो रही है, चार्ज की वैल्यू कम हो रही है, एक्सपोनेंशियल डीके है। एक्सपोनेंशियल डीके के लिए मेरे पास फॉर्मूला यही होता है। क्यू नोट क्या होता है? मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज वो चार्ज जो शुरू में प्रेजेंट था। शुरू में चार्ज की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है। ये कितनी है? 2.4 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻6 इंटू e⁻t बाई टाउ। e⁻t, t कितना है? 48 मिली सेकेंड और टाउ हमारे पास था 24 मिली सेकेंड। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2, हमारे पास बचेगा 2.4 इंटू 18 अपॉन ई स्क्वायर। ई कितना होता है? 2.7183, इसका स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6। हम लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है, तो अगर कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो आप लोग इसको प्लीज़ एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ये मेरे पास ऑन कैलकुलेशन 5.88 आ रहा है। दिस कम्स आउट 5.88 माइक्रो कूलम। क्वेश्चन में पूछा गया था वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ये हमने चार्ज निकाला है। दोनों कैपेसिटर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज दोनों के ऊपर सेम होगा। हमें सिर्फ निकालनी है अब पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू। उसका फॉर्मूला क्या होगा? ये जो चार्ज हमने कैलकुलेट किया है Q, तो Q बाय C1 यहाँ से आ जाएगा, V2 आ जाएगा Q बाय C2। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, आपको ध्यान में रहे। बेसिकली ये मैक्सिमम चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर चार्ज की वैल्यू और C1 C2 की वैल्यू पुट करके V1 V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हमें एक कैपेसिटर दिया है जिसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी, जिसका पोटेंशियल मेंशन नहीं है, थ्रू अ रेजिस्टेंस R ऑफ 2 मेगा ओम। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगर इस कैपेसिटर में चार्ज को अपनी मैक्सिमम वैल्यू से आधी वैल्यू तक पहुंचने के लिए आधा सेकंड लगता है, तो बताइए कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी। यानी कि क्वेश्चन में कहा गया है कि इन टाइम हाफ सेकेंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड वी हैव टू फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू Q नॉट, इंक्रीज कर रहा है 1 माइनस e⁻t बाई टाउ। चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई है? आधी ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। और टाइम कितना दिया है हमें? हाफ सेकेंड। यही हो जाएगा, ये कट जाएगा, 1/2 बचेगा, 1 माइनस e⁻⁻1/2 टाउ। ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, दो स्टेप में कर देता हूँ, ये 1/2 इज इक्वल टू e⁻⁻1/2 टाउ। यानी कि इसको भी मैं लिख सकता हूँ 2⁻⁻1। यानी अब मैं यहाँ पर लॉग लूँगा, मैं लिख सकता हूँ log 2 विद बेस e के साथ लॉग लिया है, तो ये बचेगा 1/2 टाउ log
ई विद बेस ई, ये हो जाएगा 1। log 2 विद बेस ई की वैल्यू आपको याद होगी बोलो बेटा 6931। 2 स्टेप में करें, पहले बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर log 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर दोनों वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा log ई की वैल्यू विद बेस ई 1 होगी। यहाँ से टाउ की वैल्यू कितनी होती है, r इंटू सी। तो हमें क्वेश्चन में r की वैल्यू गिवन है और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करूँगा। r की वैल्यू मुझे गिवन थी 2 मेगा मतलब 10⁶, यही हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर किसी को कोई कंसर्न है तो ये देख लो बेटा, log 2 की कैलकुलेशन में log 2 विद बेस ई है, अगर आप इसको बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे और log 2 विद बेस 10 की वैल्यू होती है हमारे पास 0.3010। आप इसको सॉल्व करते हो तो 0.6931 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आप इसको 0.7 मान के कैलकुलेशन कर सकते हो। 7 4 28, तो ये 2.8 हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर और ये यूनिट ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग नया यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट शुरू करेंगे। नमस्कार।